हाय। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में एंड हमारे चैनल स्कूलमेट कीवी पर, जिस पर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स। एंड नाउ डेज एज यू कैन सी ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड different fightings are taking place. Countries are just fighting with each other, and among that, Russia, Ukraine are the prime members. Then you can find Israel, Hamas, and now the new member that has been included in this elite group, that is Iran. So today's topic will be firepower comparison between Iran and Israel. पता तो आपको है कि पिछले एक सप्ताह में एक ऐसी प्रोग्रेस हुई है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जितने ज्यादा युद्ध होंगे उससे क्या अशांति बढ़ेगी, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो चीजें हैं, जो शांति कायम है, जो एक साइकिल चल रही है उस दुनिया में, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अभी क्या हो रहा है, पिछले 2-3 दिनों में इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था सीरिया में। उसके बाद में इसका जवाब देने के लिए ईरान ने तकरीबन 300 के आसपास ड्रोन एंड मिसाइल्स लॉन्च कर दिए इसराइल के ऊपर। तो टेंशन अभी भी बनी हुई है कि ये फुल फ्लैज वॉर ना हो जाए, लेकिन अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है इसमें वो सब आपके सामने है। अब मान के चलो फुल फ्लैज वॉर हो भी जाती है तो हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नजरिए से इस वीडियो के जरिए ये समझने का मौका मिलेगा कि कौन भारी किस पे पड़ने वाला है। ओके, ईरान के पास कितनी पावर है, कितने टैंक्स हैं, मिलिट्री कहाँ स्टैंड करती है। इसराइल जो कि मिलिट्रली काफी कैपेबल है और एक हाइप भी है इसराइल का ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, तो वो कहाँ स्टैंड करता है। तो इन दोनों देशों के बीच में कैसे संबंध और बोल सकते हो क्या निकल के आएगा, अगर युद्ध छिड़ गया तो कौन विजेता हो सकता है। So that we will discuss in this video. So today we will discuss more on the firepower comparison between Iran and Israel. So हर एक चीज इसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और रिसोर्सेज, डेट, सबका कंपैरिजन हम करेंगे, जिससे कि ओवरव्यू, एक आंकड़ा आपको मिल सके कि जो सदियों से बात चली आ रही है कि इजराइल वर्सेस ईरान या ईरान वर्सेस इजराइल, इसका जो अगर डिसीजन होने लग गया, युद्ध होने लग गया, तो कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। So let's discuss all this in this video. Okay. So first of all, you just try to understand Israel militarily काफी capable है. If you just see the area that Israel has right now, ईरान भी militarily काफी ज्यादा capable है. Yes. Global Firepower Index that is released every year since 2006, and almost 145 countries do participate in this series. Based upon the 60 factors, the report is published. In that report, you will find that Israel stands at 17th place, whereas Iran stands at 14th place. तो ईरान इसराइल से 2 पायदान, 16 एंड 15, 14 एंड 17, गेटिंग अ पॉइंट, 2 पायदान ऊपर है किसमें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। तो फायर पावर इंडेक्स क्या है, 60 फैक्टर्स को लेके बनाई जाती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ढंग का एक तरीके का एनालिसिस किया जाता है, एंड बेस्ड अपॉन दैट द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड। उस रिपोर्ट में ये संस्था कह रही है कि ईरान इजराइल से ज्यादा कैपेबल है मिलिटरली। यस, मतलब कि अगर इस सिर्फ इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बेसिस पे अगर हम नतीजा निकालने लगे तो ईरान युद्ध को जीत जाएगा। पर देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो, लाइक ईरान डज नॉट हैव एनी सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट रसिया एंड सम फ्यू अदर कंट्रीज इन फॉर्म ऑफ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, you can say, whereas Israel has support from many of the countries in this world, and among that USA is the most important factor or country. Yes, क्योंकि हो सकता है रसिया आज के टाइम पे सपोर्ट ना कर पाए, चाइना खुल के सपोर्ट ना करे, नॉर्थ कोरिया खुल के सपोर्ट ना करे, बट यूएसए विल ओपनली सपोर्ट इजराइल इन दिस केस। तो वहां थोड़े से समीकरण चेंज हो जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज हाउ द वीडियो इज बिल्डिंग अप, एंड नाउ आई विल शो यू द रियल कंपैरिजन बिटवीन द फायर पावर इंडेक्स ऑफ इजराइल एंड ईरान। So first of all, if you compare, this is the comparison brief based upon the मोटा मोटा फैक्टर्स। इफ यू सी मैन पावर क्या है, ईरान के पास में ज्यादा है ऑब्वियसली। इसमें क्या है, इजराइल पीछे रह जाता है। एयर पावर अगर आप कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड दैट इजराइल इज फार हेड
देन ईरान, ईरान के पास में जो एयरक्राफ्ट हैं बहुत पुराने हैं एंड दे डू नॉट हैव मच चॉइसेस, ओके, whereas Israel has a multi level choices in the fighter fleet. They have advanced aircrafts purchased from USA obviously and manufactured at on level, whereas Iran lacks in this air power index. Okay, लैंड पावर में ऑब्वियसली ज्यादा बंदे हैं, ज्यादा टैंक है, ईरान आगे है, नेवल पावर में भी ईरान आगे है एंड स्ट्रेटेजिकली द लोकेशन ऑफ ईरान इज मच इम्पोर्टेंट आई कैन से. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल रिजर्व, ऑयल का प्रोडक्शन ईरान बहुत आगे है, बहुत आगे है. इजराइल में तो शायद ऑयल होता ही नहीं. फाइनेंसिस, फाइनेंसिस में थोड़ा सा ईरान को इसमें आगे दिखा रखा है, बट आई विल से क्यों दिखा रखा है, देखो पता है ये इसलिए दिखा रखा है बिकॉज ईरान डज नॉट हैव मच डेट. तो डेट इजराइल के पास में ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे हैव सोन लाइक कि ये फाइनेंसिस में पीछे हैं. लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताऊं, डेट ज्यादा होने से ये नहीं होता कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कंट्री. डेट ज्यादा होने का मतलब ये भी है कि वो जो कंट्री है वो जल्दी ग्रो कर रहा है, चीजों को इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर से लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कहीं नहीं आगे बढ़ रहा है. तो ईरान जब कुछ कर ही नहीं रहा प्रोडक्शन एंड ऑल जो भी है, तो लोन की जरूरत भी नहीं है, तो फाइनेंशियल इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक इसके फेवर में लगा रखा है. बट प्रैक्टिकली आई विल गो विद इजराइल. ओके, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स आई कैन नॉट से कि Iran is better or Israel is better because when the actual war takes place then things come out कैसे होता है क्या होता है करके ना. बिकॉज लाइक रसिया इज फाइटिंग अगेंस्ट यूक्रेन सिंस 2 years, last 2 years, so we can say the logistics of Russia is not so good if I say, बिकॉज 2 साल में कहीं ना कहीं उनको अगर विजय प्राप्त नहीं हुई तो लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है. बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट हु विल विन रशिया और यूक्रेन, सो वी वर डिस्कसिंग लाइक विद इन 7 days रशिया विल विन बिकॉज द लॉजिस्टिक्स and the firepower index of Russia is much higher in comparison to Ukraine. Because but now practically if you find what is happening practically, I think the logistic supply of Ukraine is much better, okay, in comparison to Russia. Although the Ukraine has advantage that they are fighting in their own country, Russia is coming from another country. But if you compare, like Russia is world number 2 country in the world, okay, so they lag in supplies obviously. Now कहीं ना कहीं हमें एक न्यूज आती रहती है कि वहाँ उसके सोल्जर्स फंस गए, सप्लाई नहीं मिल पाई, वट एवर. सो प्रैक्टिकली व्हेन द वॉर गोज ऑन, वॉर टेक्स प्लेस, दीज थिंग्स कम आउट. उससे पहले कहना कि लॉजिस्टिक सप्लाई किसकी बेटर है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है. जियोग्राफी दोनों की बढ़िया है मैं बोलूंगा, ठीक है. जब दे आर फाइटिंग विद ईच अदर तो फिर क्या जियोग्राफी है. ओके, तो मोटा मोटा अगर इसमें देखोगे आप तो दिस कंपेरिजन इज फेवरिंग ईरान समवेयर. ओके, मैं ये फेवर वाली बात मैं किसी का फेवर करने नहीं आया, मतलब कि मैं ईरान को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसराइल को भी नहीं कर रहा, बट द ओवरव्यू सेज कि ईरान इज मच बेटर देन इसराइल. यस, हियर द सेगमेंटेड कंपैरिजन कम्स. एक्टिव पर्सनल्स ईरान 6,10,000, इसराइल में कम है. बट ये जो फिगर, ये जो ग्राफ्स, ये जो कंपैरिजन आप देख रहे हैं ना, इसमें आप पाओगे कि ईरान इज मच बेटर नंबर ऑफ ट्रूप्स में, है भी कहीं ना कहीं. बट इजराइल इज हैविंग द एडवांटेज कि वहाँ पे जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो कंपलसरी है, तो इसलिए वहाँ का बच्चा बच्चा, बूढ़े से जवान, जवान से बूढ़ा, बच्चा जो भी है, सारे फाइटर्स हैं. यू कैन से कि जब देश पे आएगी तो सारे लड़ सकते हैं. वेयर एज इन ईरान इट इज नॉट लाइक सो. वुमेन तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे मुझे लगा ईरान में ना. तो प्रैक्टिकली मैं अगेन वंस अगेन आई से, ये फिगर्स जो आपको दिख रहे हैं ना ईरान के पक्ष में दिख रहे होंगे, बट प्रैक्टिकली द सिनेरियो में चेंज. यस, ओके. So here the comes finances, obviously budget, defense budget इजराइल का बहुत आगे है, बहुत आगे है ईरान के कंपैरिजन में. दे इन्वेस्ट टू मच, आयरन डोम, आयरन बीम, ड्रोन्स, मिसाइल्स. कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे वो बनाते ही नहीं है, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं. वेयर एज यस, ईरान का भी लेकिन इस पर तारीफ करना पड़ेगा. ऑल्दो दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ देयर कंट्री, हार्डली दे आर डूइंग दैट, रशिया को आज के टाइम पे. बट they are self-sufficient in drone production and in missile production. Yes, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में. मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन ईरान का सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है आज के टाइम पे, उनको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है. मिसाइल और ड्रोन में बहुत आगे हैं, वो टक्कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं, आप मान के चलिए इजराइल को, ठीक है. डेट वगैरह जरूरत नहीं है, काम नहीं कर रहे तो कम है उनके पास में. एंड दूसरा रीजन ये भी है कि उनके पास में ऑयल इतना ज्यादा है कि वो काम चला लेते हैं अपना. ओके, सो डेट की जरूरत उतनी नहीं पड़ती. एंड तीसरा सैंक्शंस,
एवरीबडी नोस। ओके, तो इस आधार पे आप बोल सकते हो कि टाई है इनके बीच में। ओके, समझ रहे हो आप? हाँ, नंबर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड यू कैन सी एयर पावर में कहीं ना कहीं इजराइल आगे है ईरान से, क्योंकि ईरान के पास में जो एयरक्राफ्ट है ना वो रशिया से लिए थे उन्होंने किसी टाइम पे, और वो 70s 80s में लिए हैं, हार्डली 90s में कुछ परचेज उन्होंने किया है। वेयर एज द फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट इन इजराइल इज मच एडवांस्ड, मच मॉडर्न। ओके, सो इन दिस कंपेरिजन यू कैन से इजराइल एक तरफा विनर है। विंटेज एयरक्राफ्ट है ईरान के पास में जिनके इक्विपमेंट्स भी, पार्ट्स भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे ही मतलब दम नहीं है उतनी ज्यादा उनके एयरक्राफ्ट। दे विल नॉट स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इजराइल इन केस ऑफ एयर पावर। लेकिन लड़ाई एयर पावर की नहीं होगी, समझना आप। जो मिसाइल्स इकट्ठे कर रखे हैं, जो ड्रोन इकट्ठे कर रखे हैं ईरान ने, वो उनका इस्तेमाल करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें क्या होगा कि इजराइल के एयरक्राफ्ट आ भी रहे होंगे ना, तो वो भी ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मिसाइल आएगी और एयरक्राफ्ट गिरा के चली जाएगी। सो हियर कहीं ना कहीं वो उन्होंने अगर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने पर ध्यान दिया है, तो इसका जो एक खामियाजा और एक बोल सकते हो काम किया है उन्होंने अपने मिसाइल प्रोडक्शन के ऊपर, कि हमें एयरक्राफ्ट से क्या मतलब है यार, विल नॉट डू ऑफेंस, डिफेंस से ही काम चला देंगे। हमारे पास एयरक्राफ्ट आएगा, कितना भी एडवांस हो, एक मिसाइल मारेंगे गिरा देंगे। तो दे हैव थॉट लाइक दैट। ताइवान में भी ऐसे ही है कुछ, उनके पास बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट नहीं है, बट एयर डिफेंस उनका ठीक ठाक है। ओके, तो उन्होंने कहीं डिफेंस पे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। डिफेंस एक होता है ना ऑफेंस मारने वाला, एक होता है बचाने वाला काम, तो बचाने वाले पे ज्यादा। ऑल दो मिसाइल हैज ड्यूल रोल, यू कैन से ऑफेंस भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। तो मिसाइल पे ही इनका फोकस ज्यादा है। एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रोन्स आल्सो। ओके, आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया वार, तो ड्रोन के ऊपर भी उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है। तो हियर वी यू कैन से कि अगर ऊपर फाइटर टू फाइटर ट्रांसपोर्टर ये सब लड़ाइयाँ हुई हेलीकॉप्टर वगैरह, तो उसमें तो इसराइल जीत जाएगा। लैंड पावर ऑब्वियसली टैंक्स ज्यादा हैं ईरान के पास में, व्हीकल्स सेल्फ प्रोपोल्ड आर्टिलरी भी ज्यादा है कहीं ना कहीं, और इसराइल को इसकी जरूरत कम है। ठीक है, वो ड्रोन से और अपने जनता उतार के, अपनी फौज उतार के काम चलाते हैं, उनको टैंक्स वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ड्रोन है, मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट है, उसकी जरूरत ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट परचेज मच। लेकिन ईरान के पास में ये है, मैन पावर भी है, टैंक्स भी हैं, लेकिन टैंक इसराइल में थोड़ी ना लेके जाओगे। हियर द प्रैक्टिकल सिनेरियो कम्स लाइक दिस। टैंक्स तो आसपास के कंट्रीज के लिए है ना, वो 2000 किलोमीटर टैंक कैसे लेके जाओगे आप? ओके, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि लैंड पावर में ईरान आ गया। नेवल पावर ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्लीट, देश बड़ा है, बाउंड्रीज बड़ी हैं, आसपास में समुद्र बड़ा है इन कंपेरिजन टू इसराइल, तो उनके पास में फ्लीट स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। पनडुब्बी एडवांस नहीं है, पुराने ही है सब कुछ, सिप एंड पनडुब्बी जो भी है, लेकिन कहने के स्ट्रेंथ ज्यादा है, नंबर ज्यादा है। ओके, सो नेवल पावर में अगर वो ब्लॉक करके बैठ गए वो हरमुज एंड ये वाला पार्ट, तो कहने के वो ऑयल ट्रेड और ये पूरा रूट है ना, पूरे वर्ल्ड का हिसाब किताब गड़बड़ कर सकता है ईरान, इतना तो है इनके पास में, ये सब कुछ है। सो अल्टीमेटली यू कैन से कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है एंड मिलिट्री का जो रुझान है वो ईरान की तरफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नेचुरल रिसोर्स में भी यू विल फाइंड लाइक ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ईरान के अंदर, तो वो वहां से पैसे कमाते हैं। बस दे आर फेसिंग सैंक्शंस आल्सो, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज उनके पास में ऑयल रिजर्व्स इतने ज्यादा हैं कि इजराइल के पास में तो शायद कुछ ही नहीं है रिजर्व्स के नाम पे। मच ज्यादा लैंड ही नहीं है, तो वो क्या उखाड़ के क्या बेचेंगे। बट दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, और कहीं कहीं हथियारों की सप्लाई में बहुत आगे हैं वो ईरान से। सो ये यहाँ पे बात बराबर हो जाती है कि इनके पास ऑयल है लेकिन सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनके पास में सैंक्शंस नहीं है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो बात बराबर ही मान लो आप। और कहो तो ईरान पीछे है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर नेचुरल रिसोर्सेज इन ए वे दैट कैन सपोर्ट द कंट्री एक्टिवली। तो लेकिन इसराइल तो कर रहा है, वो बेच रहा है हथियार, इंडिया को भी बेच रहा है। So here comes the case कि who will win the war when it happens between Israel and Iran. So practically I will say now it cannot be said practically कि who will win the war, because you will say global firepower index is inclining towards Iran side, but practically when the war starts, what will happen? USA will openly support Israel. They have also mentioned this. Okay. हाँ, अगर इजराइल ऑफेंस करेगा तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ईरान ने ऑफेंस किया तो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट। हियर कम्स द केस कि ईरान ने अगर अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो यूएसए पक्का इजराइल को बचाने के लिए आ जाएगा। एंड इस केस में क्या होगा
वॉर लंबा खींचेगा। लंबा खींचने का मतलब है कि ईरान को सस्टेन करने के लिए उतनी ताकत लगानी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप, क्योंकि डिस्टेंस भी ज्यादा है। हाँ, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इसराइल विजय तो प्राप्त नहीं कर सकता ईरान के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस भी ज्यादा है। एंड दूसरा केस क्या है, ईरान के पास में प्रॉक्सीज बहुत है, जो हिजबुल्ला और ये सब हमास नाम आप सुन रहे हो ना, ईरान ही तो पाल रहा है इनको। तो ईरान इसराइल को हरा ना पाए यूएसए की वजह से, और इसराइल भी ईरान को हरा ना पाए क्योंकि उनके पास भी मिलिट्री मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर जो होगी ना वो बराबरी की रहने वाली है। हाँ, अगर लंबा युद्ध चला तो उसमें हार जीत का पलड़ा सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन टेम्परली एक आध महीने में या दो एक आध 4 महीने में कोई देश किसी को भी नहीं हरा पाएगा, आई एम वेरी मच श्योर। लेकिन इन फ्यूचर इफ ईरान गेट्स द कैपेबिलिटी कि एयरक्राफ्ट खरीद लिए, थोड़ा सा नेवल पावर और बढ़ा ली, न्यूक्स भी अगर उन्होंने कर दिया काम, तो कहीं ना कहीं दे विल डेफिनेटली विन द वॉर अगेंस्ट इजराइल, समझ रहे हो आप। तो अगले आने वाले समय में अगर ईरान ने थोड़ा सा अपना ताकत बढ़ा ली, न्यूक्स जैसे कि कहीं ना कहीं आज बोलते हैं कि इजराइल के पास में न्यूक्स हैं, अगर ईरान के पास में वो न्यूक्स आ गए और मिलिट्री थोड़ी सी मजबूत हो गई, थोड़े से सैंक्शंस हट गए, तो कहीं ना कहीं इजराइल उस टाइम पे, अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो इसराइल के ईरान उस टाइम पे इसराइल के अगेंस्ट में वॉर पक्का जीत जाएगा। सो करेंटली we will discuss or we will just finish it by saying like within 1 or 2 month war nobody is going to win the war exactly, but if the discussion that we have done, if it happens practically कि sanctions are just abolished, uh, and Iran has purchased much of the fighter aircraft, advanced aircraft, then what will happen? Iran will win the war against Israel definitely. So currently हम तो यही कहेंगे कि इसराइल और ईरान के अगेंस्ट में जो युद्ध चल रहा है या हो सकता है या सिचुएशन टेंस है वो ना रहे, क्योंकि ये एशिया की बात है, हमारे बगल में ही युद्ध हम नहीं चाहते, ऑल हम पूरे वर्ल्ड में युद्ध नहीं चाहते। ओके, सो उनके बीच में अगेंस्ट में युद्ध नहीं होना चाहिए। द सॉल्यूशन कम शुड बी डन थ्रू डिप्लोमेसी that India always mention. Okay, so with this I finish this topic, and you watch this once again. If you are not able to understand clearly, okay, you will find the like root cause कि क्या कैसे हो सकता है। So this is the last slide of my video. Most of the watchers, most of the visitors who are watching videos of my platform Schoolmate KB are not doing subscribing my channel. So I request that if you want to get updated in such in respect of such type of topics, please do subscribe the channel Schoolmate KB to be regularly updated on the topics which are most essential for your knowledge, for your information. So thanks for watching. Jai Hind.